नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट 2023-24 का जो ऑनलाइन फॉर्म है, इसको आप लोग घर बैठे आसानी से कैसे फिल कर पाएंगे। दोस्तों फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है वो 24 नवंबर 2023 है और फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो रखा गया है वो 31/12/2023 यानी कि 31 दिसंबर 2023 रखा गया है। दोस्तों अगर हम बात करें वैकेंसी की, तो इसमें वैकेंसी काफी बढ़िया वैकेंसी है। जो कि वैकेंसी रखा गया है 26,146 पोस्ट पे वैकेंसी रखा गया है। यहाँ पे पोस्ट वाइज बताया गया है कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, और इधर मेल का वैकेंसी बताया हुआ है और इधर फीमेल का वैकेंसी बताया हुआ है। तो आप लोग ये वैकेंसी देख लेंगे। और यहाँ पे आगे बात करें कि इस फॉर्म को कौन कौन से लोग भर सकते हैं। ये फॉर्म भरने के लिए आपके पास नेशनलिटी जो है ना वो इंडियन सिटीजन का होना चाहिए। वैकेंसी जो है ये 18 से 23 साल के लोग इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें तो एज जो है ना वो 1/1/2024 को काउंट किया जाएगा, यानी कि आप 18 साल के मिनिमम हैं और 23 साल के मैक्सिमम ज्यादा नहीं हो तो ये 1/1/2024 को काउंट किया जाएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी बताया गया है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो 2/1/2001 से लेकर 1/1/2006 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को जो है ना भर पाएंगे। अगर बात करें यहाँ पे रिजर्वेशन की, तो अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल का अपर एज में छूट मिलेगा और यहाँ पे OBC कैटेगरी को 3 साल का अपर एज में छूट मिलेगा। और यहाँ पे आगे बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो 1/1/2024 से पहले आपके पास जो है ना मैट्रिकुलेशन पास यानी कि आपको 10th क्लास एग्जामिनेशन पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, तब आप इस फॉर्म को जो है ना भर पाएंगे। और यहाँ पे आगे बात करें तो ये जो फॉर्म है ये डिफेंस सेक्टर का फॉर्म है, तो इसमें एनसीसी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, एनसीसी होल्डर है, अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर है तो आपको 5% नंबर दिया जाएगा, एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर को 3% नंबर दिया जाएगा और एनसीसी ए सर्टिफिकेट होल्डर को 2% नंबर दिया जाएगा। और यहाँ पे आगे बात करें तो इसमें एप्लीकेशन फी लगने वाला है। एप्लीकेशन फी जो है वो 100 रुपए का लगेगा। अगर आपका कैटेगरी जो है ना, अगर आप SC यानी कि शेड्यूल कास्ट, ST यानी कि शेड्यूल ट्रिब्स और ESM और फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको एक भी रुपए का पैसा पे नहीं करना है। लेकिन अगर आपका कैटेगरी जो है वो जनरल, OBC, EWS कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको 100 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है, जो कि आप जो है ना यहाँ पे आप देखिए भीम UPI नेट बैंकिंग से आप जो है ना पे कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखाता हूं कि फॉर्म फिल करने का प्रोसेस क्या है। दोस्तों यहाँ पे बात करें तो SSC जो है ना एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, यानी कि फॉर्म अप्लाई करा के एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो इसमें जो है ना बार बार वैकेंसी निकलते रहता है, साल में 4-5 बार वैकेंसी निकलता है। अगर हम बात करें तो SSC CHSL, SSC CGL, SSC MTS इस तरह से वैकेंसी निकलता है, SSC GD। तो आप लोग इस पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे, क्योंकि इसमें जो है ना बिना एक बार रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और बार बार फॉर्म भरते रहिए, ये SSC का ऐसा ही काम चलता है। तो यहाँ पे बात करें अगर जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे जो है ना न्यू यूजर रजिस्टर्ड नाउ का ऑप्शन है, इसके ऊपर वो लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे उनका कुछ बेसिक डिटेल्स भरना है। अपना बेसिक डिटेल्स फिल करके जो है ना वो लोग यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है ना उनको जो है ना यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा और उनको पासवर्ड बनाने का मौका मिलेगा, और वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड बना लेंगे ना तब यहाँ पे जो है ना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रजिस्टर्ड करने पे मिला होगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप यहाँ पे फिल कर लेंगे और पासवर्ड को यहाँ पे फिल करके जो है ना जो कैप्चा दिखाई दे रहा है ये फिल करके आप लॉगिन कर लेंगे। अगर बात करें अगर आप एक ओल्ड कैंडिडेट्स हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो याद होगा या जो आप पिछली बार फॉर्म भरे होंगे वहां से आप PDF से देख लेंगे। और अगर बात करें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता है और आपको बहुत पुराना हो चुका है, पासवर्ड नहीं पता है, तो आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से सिंपली आपको अपना स्टेट चूज करना है और स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पे ईमेल ID लिखना है या मोबाइल नंबर, ये दोनों में से कोई एक लिखिएगा और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा ना तो आपको जो है ना नया पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन आएगा और वहां से नया पासवर्ड जनरेट कर लेंगे। यूजर नेम में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड में जो आप पासवर्ड खुद से बनाए हैं वो पासवर्ड को, और यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को फिल करके आपको क्या है ना कि यहाँ पे SSC कांस्टेबल GD के फॉर्म अप्लाई करने के लिए लॉगिन हो जाना है। अब जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो आपके सामने SSC GD का जो है ना अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुलेगा। यहाँ पे आपको दिखेगा कांस्टेबल GD इन आर्मेड पुलिस फोर्स CAPF NIA SSF असम राइफल्स GD, और यहाँ पे एग्जामिनेशन 2024, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 24/11/2023, एप्लीकेशन इन डेट 31/12/2023 और लास्ट डेट पेमेंट करने का जो है वो 1/1/2024 है। तो दोस्तों
फॉर्म भरने का जो है ना, यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करके आपको फॉर्म भरना है। अप्लाई से ऊपर क्लिक करने से पहले मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे जैसे जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय जो अपना डिटेल्स फिल किए थे, उस डिटेल्स में अगर कुछ गलती है या कुछ चीज को सुधार करना है, जैसे मान लीजिए कि आपने अभी से 2-3 साल पहले रजिस्ट्रेशन किया था और उस टाइम पे अपना अभी जो है ना हायर एजुकेशन आपके पास इंटरमीडिएट था, तो उस टाइम पे तो आपने इंटरमीडिएट सेलेक्ट किया था, लेकिन 2-3 साल बीत गया है तो आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री आ गया, तो आप यहाँ से जो है ना मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके और जो अपना मतलब रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल्स है ना, उस डिटेल्स में से कुछ चीज सुधार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जो है ना पिछले साल जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर रहे थे और इस साल जो है ना चाह रहे हैं कि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म भरे, तो आप इस तरह से मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करके अपना जो है ना रजिस्ट्रेशन में दिया हुआ डिटेल्स को कुछ इधर उधर सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन में हम आएंगे, पे आने के बाद हमको क्या है ना कि यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, इस अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो जो डिटेल्स हम रजिस्ट्रेशन करते समय दिए थे बेसिक डिटेल्स, वो डिटेल्स मेरा खुल के आएगा। इस डिटेल्स को हम यहाँ पे देख लेंगे और यहाँ पे जो है ना हम डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे 14.1 में, और 14.1 में हमसे पूछ रहा है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं। अगर आप हैं तो आप इसको यस करेंगे और नहीं है तो आप इसको यहाँ से नो करेंगे। ये करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे नीचे आना है और फिर से डायरेक्ट यहाँ पे नीचे आके और फिर यहाँ पे पूछेगा कि क्या आपको एज रिलैक्सेशन मतलब मिल रहा है या एज रिलैक्सेशन चाहिए। देखिए एज रिलैक्सेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 18 से 23 साल चाहिए फॉर्म भरने के लिए, लेकिन अगर आप ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलेगा। तो अगर आप 18 से 23 के बीच में हैं और किसी भी कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन में नो कर दीजिएगा। लेकिन जैसे ही आप जनरल कैटेगरी से एज का पार कर रहे हैं और अपना फॉर्म जो है ओबीसी या एससी एसटी से भर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ना आप इसको यस करेंगे और यस करने के बाद नो है यहाँ पे आप चूज करेंगे कि आपका जो रिलैक्सेशन कोड है वो क्या है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से नो कर देंगे। ये नो करने के बाद फिर यहाँ पे पूछ रहा है यू नेशनल कैडेट, यानी कि क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट आप होल्डर हैं। अगर हैं तो आप यहाँ से यस करेंगे और नहीं है तो आप यहाँ से नो करेंगे। देखिए जैसे ही आप अगर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर में यस करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि आपका एनसीसी सर्टिफिकेट कौन सा है, ए है, बी है, सी है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप इसको यस कीजिएगा, अन्यथा इसको भी आप इसको नो कर दीजिएगा। ये नो करने के बाद आपसे यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर पूछेगा। अब देखिए एग्जामिनेशन सेंटर जो है ना, एक कैंडिडेट्स को 3 एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है, जो कि 17 नंबर में यहाँ पे देखिए प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो यहाँ पे पहले नंबर में आप जो चूज करना चाहें वो चूज कीजिएगा। जैसे देखिए सेंटर जो खुल के आता है ना, वो तो आप ऑल इंडिया में कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन मेनली जो सेंटर खुल के आता है शुरू में, जैसे जो आपका एसएससी जिस रीजन से आप बिलोंग करते हैं ना एसएससी के, वही रीजन शुरू में खुल के आता है। तो आप यहाँ से जो है ना सिलेक्ट कर लेंगे अपना सेंटर 3, और यहाँ पे सेंटर 1, सेंटर 2 और सेंटर 3 ये चूज करने के बाद यहाँ पे बोलेगा मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जो है ना देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि पहले क्या था कि हिंदी इंग्लिश में एग्जाम कराया जाता था, लेकिन इस बार जो है ना हिंदी इंग्लिश के साथ जो है ना आपका हो गया, इसमें आसामी है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ है, कोनकी है, मलयालम है, मणिपुरी है, ओरियो है, और यहाँ पे मराठी है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है। इस तरह से इतने लैंग्वेज में इस बार एग्जाम होंगे, तो आपको अपना लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से पूछेगा कि वेरीफाई लैंग्वेज, तो आपको यहाँ पे फिर से वेरीफाई लैंग्वेज में जो लैंग्वेज आप 18 नंबर में चूज किए हैं उसी लैंग्वेज को फिर से यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। वो लैंग्वेज चूज करने के बाद आपसे यहाँ पे 19 नंबर में पूछेगा कि आपका डोमिसाइल स्टेट कौन सा है। तो आपको यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट के ऊपर क्लिक करना है और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का यहाँ पे नाम चूज कीजिएगा। वो स्टेट का नाम चूज करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई स्टेट में आपको फिर से उसी स्टेट का नाम यहाँ से फिल करना है। और के बाद यहाँ पे 20 नंबर में डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, यानी कि जो आप स्टेट ऊपर चूज किए हैं उस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे चूज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद 21.1 में आपसे पूछ रहा है कि हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट, यानी कि आप माइग्रेट हुए हैं अनदर स्टेट से, तो आप इसको यस करेंगे। अगर नहीं हुए हैं तो आप इसको नो करेंगे। और यहाँ पे 21.2 में पूछ रहा है देयर यू वुड लाइक टू एबल द बेनिफिट्स ऑफ द रिजर्वेशन फ्रॉम द स्टेट यू रीजन ऑफ द सिलेक्ट नो। तो आप इसको देख लीजिएगा, आप अपने मुताबिक इसको यस या नो
सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट, यानी कि 24 नंबर में आपको पोस्ट प्रेफरेंस बताना है। अब देखिए पोस्ट प्रेफरेंस कैसे बताना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे ही पोस्ट प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पोस्ट कोड बता रहा है जो कि ABCDEFH है। यहाँ पे ए में BSF है यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बी में CISF है यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सी में यहाँ पे CRPF है जिसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और यहाँ पे डी में सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB, ई में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी कि ITBP, एफ में आसाम राइफल्स और एच में SSF। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे अपना जो पोस्ट प्रेफरेंस देना है वो पहले प्रायोरिटी पे मुझे BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना कि पहले में यहाँ पे हम A लिख देंगे। और मान लीजिए कि अगर दूसरे में मुझे B यानी कि B जो है वो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF देना है, तो हम दूसरे नंबर में यहाँ पे क्या करेंगे कि बी लिख देंगे, या मतलब यहाँ पे हम दूसरे नंबर में क्या करेंगे कि बी लिख देंगे। अब मान लीजिए कि थर्ड प्रायोरिटी पे मुझे SSF देना है, तो SSF का जो कोड है वो H है, तो हम यहाँ से क्या है ना कि 3 नंबर में हम यहाँ पे H लिखेंगे। अब मानिए कि 4 नंबर में जो मुझे पोस्ट प्रेफरेंस देना है वो ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ई देना है, इसका ई है, तो हम यहाँ पे जो है ना यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो ई लिखेंगे। यहाँ पे इससे भी आसान भाषा में मैं समझाऊं तो इसका जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के दूसरे पेज पे जो है ना यहाँ पे जो 26,146 वैकेंसी है वो किस फोर्स में कितना वैकेंसी है और आपके कैटेगरी में कितना वैकेंसी है ये पूरा दर्शा के लिखा हुआ है। जबकि ये जो वैकेंसी है ना ये स्टेट वाइज वैकेंसी आती है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी यहाँ पे बताया जा रहा है। इसमें अभी स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं बताया जा रहा है। स्टेट वाइज वैकेंसी ये 3-4 दिनों में आ जाता है कि स्टेट वाइज किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। यहाँ पे BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, आसाम राइफल्स, SSF सबकी वैकेंसी बताई हुई है, और आपकी कैटेगरी यहाँ पे SC, ST, OBC, EWS, यूआर कैटेगरी की वैकेंसी बताई हुई है। तो आप यहाँ से देख के अपने अनुसार यहाँ पे प्रायोरिटी सिलेक्ट करेंगे कि आप पहले नंबर पे कौन देंगे और दूसरे नंबर पे कौन देंगे। तो इस तरह से आप पोस्ट प्रेफरेंस देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे जो है ना मैं अगर चाहूँ तो मैं सबसे पहले SSF दूंगा, उसके बाद जो है ना SSB दूंगा, उसके बाद CISF दूंगा। देखिए पोस्ट प्रेफरेंस देने से कुछ नहीं होता है। जैसे अगर आपका नंबर जो है वो BSF के लायक आएगा तो आपको BSF दिया जाएगा। वो BSF चाहे आप एक नंबर में सिलेक्ट करें या लास्ट में सिलेक्ट करें। अगर पोस्ट प्रेफरेंस में जैसे क्या होता है ना कि आपका नंबर ज्यादा आ गया और पहले प्रेफरेंस पे अगर आप CRPF दे दिए हैं तो पहले CRPF ही आपको मिलेगा। इसलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि सबसे पहले आप H को डालेंगे, उसके बाद B यानी कि CISF को डालेंगे, उसके बाद जो है ना आप D यानी कि सशस्त्र सीमा बल डालेंगे। इस तरह से आप प्रायोरिटी देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। प्रायोरिटी देने के बाद यहाँ पे 25 नंबर में हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है। तो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन में वो सब क्वालिफिकेशन का नाम है जो कि यहाँ पे भारत में लगभग मैक्सिमम कैंडिडेट्स करते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट है, तो हम यहाँ पे इंटरमीडिएट सिलेक्ट कर लेंगे जिसको हम 10+2 भी बोलते हैं। उसके बाद 26 नंबर में बोल रहा है कि डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ से जो है ना 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड ये दो ऑप्शन है। तो दोनों का मतलब क्या है, अगर आपने 10th क्लास पास किया है तो आप 10th स्टैंडर्ड सिलेक्ट करेंगे, और 10th स्टैंडर्ड के बराबर का कोई कोर्स किए हैं तो आप इक्विवेलेंट टू 10th स्टैंडर्ड सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको सजेशन दूंगा कि सभी लोग 10th पास ही होते हैं तो यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही आप 10th स्टैंडर्ड सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है ना स्टेटस में आपको यहाँ पे बताना है कि आप पास हैं कि एपियर हैं। तो जैसा कि मैं आपको नोटिफिकेशन में बताया हूँ, क्वालिफिकेशन मतलब पास चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास चाहिए, तो हम यहाँ पे पास सिलेक्ट कर लेंगे। अब रजिस्ट्रेशन करते समय आपने अपना पासिंग ईयर और मतलब स्टेट का नाम और बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम और रोल नंबर दिया था, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका आ जाएगा क्योंकि आपने ये सब रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था। अब बात करें तो आपको यहाँ पे अपना परसेंटेज बताना है कि आपको 10th में कितना परसेंटेज है। अगर परसेंटेज नहीं है तो यहाँ पे CGPA बताना है कि कितने CGPA हैं। अब आगे बात करें तो 27 नंबर में ये बात बोल रहा है कि डू यू वांट टू मेक द पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द, मतलब आपको जो है ना ये जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन इनको शेयर करना चाहते हैं तो आप इसको यस करेंगे, ना अन्यथा आप इसको
नो करेंगे। तो आप देख लीजिएगा, आप अपने अनुसार इसको यस या नो कीजिएगा। उसके बाद आगे बात करें तो रजिस्ट्रेशन करते समय आपने जो एड्रेस फिल किया था, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल किया था, वो सब यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का अगर हम बात करें तो 24 अगस्त 2023 के बाद का फोटो होना चाहिए, 24 अगस्त 2023 से पहले का फोटो नहीं होना चाहिए। फोटो आपका 20 से 50 केबी का होगा, जो कि जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में होगा। अगर आपको फोटो रिसाइज करने में कोई परेशानी आ रहा है तो आप जाके देखेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे फोटो और सिग्नेचर रिसाइज का एक पर्सनल वीडियो अवेलेबल है, आप वहां से देख के इसको अपलोड कर लेंगे। सिग्नेचर का भी बात करें तो सिग्नेचर 10 से 20 केबी का चाहिए, जो कि जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए। तो आप यहाँ से सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लेंगे। सिग्नेचर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए 24 अगस्त 2023 के बाद का फोटो होना चाहिए, तो आप इसको यस कर देंगे, क्योंकि 24 अगस्त 2023 के बाद का फोटो है तो हम इसको यस करेंगे। और यस करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद जो डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन को हम यहाँ से आई एग्री करेंगे। और आई एग्री करने के बाद जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को हम यहाँ पे इस बॉक्स में फिल करेंगे। और फिल करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, जो है ना आप डाले हैं वो सब डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाएगा, फोटो सिग्नेचर भी दिखाएगा। सब कुछ आपको सही लग रहा है तो आप यहाँ पे जो है ना सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ पे एडिट मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमने जो भी डिटेल्स फिल किया है वो ऑलमोस्ट मेरा सब सही है, तो हम यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है कि एक बार आप सबमिट कर देंगे तो आप इसको सुधार नहीं कर पाएंगे, तो अभी आप इसको कैंसिल करके या तो देख लीजिए या इसको ओके कीजिए। तो हम यहाँ है ना इसको ओके करेंगे। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे जो है ना हमने अपना एप्लीकेशन फॉर्म मतलब जनरल कैटेगरी से फिल किया है। तो जैसा कि मैं नोटिफिकेशन में आपको शुरू में बताया था कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले को 100 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है। तो यहाँ पे जो है ना एप्लीकेशन फी मेरा जो है ना मुझे 100 रुपए का पे करने का ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन कहाँ से आएगा, तो फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एक प्रिंट का और एक नो का और एक यस का। तो यहाँ पे अगर आपको प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है तो आप यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो अगर आपका भी कैटेगरी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस होगा तो यहाँ पे पेमेंट के लिए बोलेगा, जो कि 100 रुपए का पेमेंट है। तो आप यहाँ से ऑनलाइन माध्यम चूज करेंगे और यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एसबीआई नेट बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, तो आप अपने मुताबिक जो भी आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा वो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे और जो है ना अपना पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद फिर से लॉगिन होंगे तो आपके सामने फिर से आपका डैशबोर्ड खुलेगा। इस डैशबोर्ड में आपका जो है ना अप्लाई के जस्ट बाद प्रिंट का ऑप्शन है, आप यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। या आपने अगर पेमेंट नहीं किया है, आप अभी पेमेंट करना चाहते हैं बाद में, तो यहाँ पे पेमेंट के ऊपर क्लिक करके जब लॉगिन करेंगे तो पेमेंट कर लेंगे। या आपने पेमेंट कर लिया है तो यहाँ पे पेमेंट स्टेटस के ऊपर क्लिक करके आप पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं, या एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करके एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। आपने पेमेंट कर लिया है और आपका पेमेंट जो है ना अनसक्सेसफुल रह गया है तो आप यहाँ पे डबल वेरिफिकेशन पेमेंट के ऊपर क्लिक करके अपने पेमेंट की स्थिति जांच सकते हैं। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि एसएससी जीडी 2023-24 का आप लोग फॉर्म कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।